एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट की, जो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर इसे हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, जिसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को थोड़ा डिस्कस किया था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो हमने फर्स्ट एस्पेक्ट उसका कल डिस्कस किया था, जो है एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या जिसको डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल हम फॉरेस्ट हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉइल्स हो सकती हैं, और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्रू नेचर, या जिसको हम फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल अलॉन्ग विद फिजिकल कैपिटल। तो जैसे हमने स्टडी किया है कि भाई डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमें फिजिकल कैपिटल की नीड होती है। फिजिकल कैपिटल में आपकी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों आ जाती है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को, उसको फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसे ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेचुरल कैपिटल, या जिसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी में, उसका रिजल्ट क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। फिजिकल कैपिटल का तो हमें पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में नेचुरल कैपिटल का भी डेप्रिसिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नेचुरल कैपिटल हमारी है, हम उसको डिफरेंट एनर्जी एज एनर्जी यूज़ करते हैं। ऑफन वी मेक प्रोविज़न फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल। जब हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हम फिजिकल कैपिटल जो हमारी है उसके लिए रिप्लेसमेंट रखते हैं, कि अगर किसी वजह से जो हमारी मशीन है या टूल्स हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उसके प्लेस पर दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम नेचुरल कैपिटल के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल कैपिटल अगर एक बार डेप्रिशिएट हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर उसको रिफॉर्म करना या फिर उसको रिप्लेस करना बड़ा ही मुश्किल, या फिर पॉसिबिलिटी उसकी ना के बराबर है। सो डेप्रिशिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल, जिसको हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ये इग्नोर किया जा रहा है, या इसको अच्छे से एड्रेस नहीं किया जाता है। अब जब मैंने कहा कि डिफॉरेस्टेशन या डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसके थ्रू हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है कि ट्रीज़ आर फेल्ड to meet the growing demand for wood and other forest products by the industries। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड होती है इंडस्ट्रीज़ में। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इंड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है उसकी वजह से अर्बनाइजेशन होता है, और अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो वहाँ पर टाउनशिप मतलब डिफरेंट बिल्डिंग्स बनती है, और उन बिल्डिंग्स के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट को वहाँ से हटाया जाता है। नंबर 3 है इंडस्ट्रियलाइजेशन अपार्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाई आल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। ये फर्स्ट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि जो रिक्वायरमेंट है वुड की, वुड को हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर्स में या फिर बिल्डिंग ऑफ हाउसेज में। तो ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स एंड भाखड़ा डैम आर अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन। तो जो रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी जो पोर्शन है जंगल का, फॉरेस्ट का, उसको हटाया जाता है वहाँ से, और फिर उसकी जगह पे कंक्रीट का डैम्स या फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। तो ये वो पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया कि डिफॉरेस्टेशन किन किन वजह से हो रहा है, और ये अगर आप सारे पॉइंट्स देखेंगे तो ये रिलेटेड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। अब अगर हम कुछ डेटा की बात करें,
तो अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन फॉर द ईयर 2009 फॉरेस्ट का एरिया है वो ओनली 55 किलोमीटर स्क्वायर है एंड एरिया ऑफ मीडियम डेंस फॉरेस्ट इज़ अबाउट 333 किलोमीटर स्क्वायर। सो ये जो एरिया है वो हमारे यहाँ टोटल एरिया का लगभग 12% है। मतलब अगर हम ये फाइंड करें हाईली डेंस और मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो कितना एरिया ऑक्युपाइड करते हैं हमारे कंप्लीट लैंड का, तो वो 12% के आसपास है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नाउ लेट वी डिस्कस द सेकंड वन, दैट इज सॉइल इरोजन। Now let we discuss the second problem of exploitation of natural resources, that is degradation of land। अब degradation of land क्या होता है? degradation of land होता है loss of fertility या फिर loss of productivity। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, चलिए वो डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपको पता है मिट्टी का कटाव। अब सॉइल इरोजन से होगा क्या कि जो फर्टाइल लैंड है, जो लैंड का जो टॉप पार्ट होता है वो फर्टाइल होता है। अब वो जो टॉप पार्ट होता है वो ड्यू टू विंड्स या फिर फ्लड्स वो इरोज हो जाता है। इरोज मतलब अपनी जगह से कट जाता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है लैंड की वो डिक्रीज हो जाती है। सो सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या होती है अपने साथ जो टॉप पार्ट होता है लैंड का उसको इरोज कर देती है या अपने साथ उसको लेके चली जाती है। जैसे फ्लड है तो पानी अपने साथ बहा ले जाएगा, और जो हैवी विंड्स हैं वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं टॉप सॉइल के उसको अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन वी आर रेफरिंग टू लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको टॉप सॉइल भी कहते हैं, विच कंटेन्स मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश। तो ये जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है सॉइल के अंदर। तो इन मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत किस लिए है? इनकी ज़रूरत है ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स में। तो जाहिर सी बात है अगर किसी सॉइल में अगर हमने कोई प्लांटेशन किया हुआ है और अगर वो ग्रो नहीं होगी तो हम कहेंगे वो इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट इज़ अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है कि जो सॉइल है लैंड है उसके ऊपर वाटर लॉक हो जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी लैंड के ऊपर वाटर लॉक हो जाता है, मतलब उसी पार्ट में वाटर रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि जो सॉइल की अल्कलिनिटी है, अल्कलिनिटी होती है इस रिलेटेड टू द मतलब होता है जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और ये एक्चुअली जो बेस है उसके अंदर बेस की जो क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली जो वाटर होता है वो बैलेंस होता है एसिड और बेस का, और अल्कलिनिटी की वजह से अल्कलाइन कंपोनेंट जो होते हैं वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, और सैलिनिटी जो होती है वो शो करती है खारापन को। सैलिनिटी वर्ड जो बना है वो सॉल्ट से बना है, सॉल्ट मतलब खारापन। तो ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती है, और शायद साथ में वाटर लॉक होने की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और जिससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव वाटर लॉक्ड ऑन द टॉप सॉइल, इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। और दूसरा कारण ये है कि जो वाटर लॉक होता है उससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है वाटर अपने साथ, और फिर वाटर या तो वेपोरेट हो जाता है या फिर वो अपने प्लेस से कहीं और बह के चला जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से ही एक्सप्लोटेशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम फॉरेस्ट को और लैंड को काउंट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।